नमस्कार। प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेस में मैं उमा गहलोत आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता का भाग 2। आज का हमारा अभी भी पहला पार्ट ही चल रहा है जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। आज का हमारा प्रकरण है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। अब सामाजिक भिन्नता कौन से समाज की भिन्नता? हम यह बात हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और मिस्र की सभ्यता के बारे में कर रहे हैं, कालीबंगा की सभ्यता के बारे में कर रहे हैं कि ये जो सभ्यताएं हैं उनमें सामाजिक भिन्नता कैसी हुआ करती थी। और अवलोकन कौन करता था? पुरातत्वविद। पुरातत्वविद यानी जो खोज करता थे वे ही अवलोकन किया करते थे और इन सभ्यताओं के बारे में लिखा करते थे। चलिए, आज का हमारा पहला पॉइंट है शवाधानों का अध्ययन। शवाधान क्या है? यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसको दफनाने की प्रथा कैसी थी या उसको जलाने की प्रथा कैसी हुआ करती थी, उसे ही शवाधान कहा जाता है। तो शवाधानों का अध्ययन कौन करते हैं? पुरातत्वविद ही शवाधानों का अध्ययन करते हैं। इसी पहले पॉइंट का हमारा प्रथम पॉइंट है हड़प्पा व मिस्र में दफनाने की प्रथा। देखिए, हड़प्पा व मिस्र में दफनाने की प्रथा कैसी हुआ करती थी। हड़प्पा सभ्यता और मिस्र की सभ्यता में देखिए, हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है? हड़प्पा सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। और मिस्र की सभ्यता कहाँ स्थित है? मिस्र की सभ्यता अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान में है और मिस्र की सभ्यता अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये देखिए, हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान। और मिस्र की सभ्यता कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका। अब देखिए, इन दो जगहों पर दफनाने की प्रथा कैसी हुआ करती थी। हड़प्पा में दफनाने की प्रथा कैसी थी? अगर कोई व्यक्ति मर जाता था, मरने के पश्चात या तो उसके शव को जला देते थे और जलाने के बाद जो राख बचती थी, शरीर जल जाता है तो वो राख में परिवर्तित हो जाता है। जलाने के बाद जो राख बचती थी उस राख को एक बर्तन में भरकर जमीन में खड्डा करके और उस बर्तन को गाड़ दिया जाता था, वापस मिट्टी से ढक दिया जाता था। वापस बताती हूँ, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके शव को जला देते थे और जलाने के बाद उसकी जो बची हुई राख होती थी उस राख को किसी बर्तन में भरकर और उसे जमीन में गाड़ देते थे। ये जमीन के भीतर उसे गाड़ दिया करता था। ये तो थी हड़प्पा सभ्यता में दफनाने की प्रथा। एक और प्रथा है हड़प्पा सभ्यता में, अगर शव जलाते नहीं थे तो सीधा शव जमीन में खड्डा खोदकर इस बर्तन की जगह शव को ही जमीन के भीतर रख दिया जाता था, उसको गाड़ दिया जाता था। ये थी दफनाने की प्रथा। अफ्रीका महाद्वीप में दफनाने की प्रथा कैसी थी? अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र देश है, वहाँ पर दफनाने की प्रथा कैसी है? देखिए, यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके शरीर पर मसालों का लेप लगाया करते थे ताकि उसका शरीर मरने के बाद भी एज इट इज ऐसा रहे जैसे वो जीवित है। उसके शरीर पर कई प्रकार के मसालों का लेप लगाया करते थे, चंदन का लेप लगाया करते थे ताकि उसका शरीर सले या गड़े नहीं, ऐसा कैसा रहे। और उसके शरीर को किसी ताबूत में, कोई बड़ा बक्सा होता था, उस बक्से के अंदर उसके शरीर को लेटाकर फिर उसको खड्डा खोदकर भूमि के भीतर गाड़ दिया जाता था। तो उसके शरीर को क्या कहा जाता था? मम्मी। उसके शरीर को मम्मी कहते थे, मम्मी नहीं जैसे हमारी मम्मी है, मम्मी नहीं, उसके शरीर को, मृत शरीर को मम्मी कहा जाता था। वापस से बता रही हूँ, हड़प्पा सभ्यता में शव को जलाने की प्रथा थी, फिर उसकी जो राख होती थी वो बर्तन में डालकर वो भूमि के भीतर गाड़ दी जाती थी। अगर शरीर को जलाते नहीं थे तो सीधा खड्डा खोदकर शरीर को भूमि के भीतर गाड़ दिया जाता था। जबकि मिस्र जो सभ्यता है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, वहाँ पर दफनाने की प्रथा कैसी होती थी? अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसके शरीर पर कई तरह के मसालों का लेप लगाते थे ताकि उसका शरीर गले या सड़े नहीं
उसका शरीर ऐसा कैसा रहे। उसके शरीर के साथ कई चीज़ें भी गाड़ते थे, खाली शरीर ही नहीं गाड़ते थे, उसके शरीर के साथ कई प्रकार की चीज़ें भी रखते थे। फिर उसके शरीर को किसी बक्से के भीतर रखकर उसके शरीर को लेटाते थे मसालों का लेप लगा कर, और उसके साथ में सोना चांदी आभूषण वगैरह जो भी चीज़ें होती थी वो उस बक्से के भीतर रखकर फिर वो बक्सा यूँ को यूँ भूमि के भीतर गाड़ दिया जाता था। और उसके शरीर को क्या कहते थे? मम्मी। आज भी उसके शरीर को मम्मी ही कहते हैं। ये थी यहाँ पर दफनाने की प्रथा। सेकंड पॉइंट देखिए, शवाधान गर्त की बनावट। शवाधान गर्त की बनावट, जो शव को खड्डे के भीतर गाड़ दिया जाता था तो वो कैसा बना होता था, ये देखिए। अब हड़प्पा जो पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ पर गर्त की बनावट कैसी होती थी? सिंपल सा है, शव को भूमि के भीतर गाड़ने के लिए चौकोर आकार का, वर्ग के आकार का खड्डा खोदा जाता था और शव को भूमि के भीतर गाड़ दिया जाता था। ये तो थी उस गर्त की बनावट। अब मिस्र में गर्त की बनावट कैसी होती थी? देखिए, मिस्र में भी चौकोर आकार का ऐसा खड्डा खोदा जाता था। इस खड्डे की जो चुनाई होती थी वो ईंटों से करते थे, यानी ये खड्डा किसका बना होता था? ईंटों का बना होता था। ये देखिए, ईंटों से ये बना होता था खड्डा। अब चुनाई करने के बाद जो शव इस भूमि के भीतर गाड़ा जाता था, वो बक्से के अंदर, शव तो बक्से के भीतर बंद है, यानी ये बक्सा है और फिर ये अंदर भीतर शव है। शव पूरा मसालों के लेप से युक्त है। फिर बक्सा भूमि के भीतर गाड़ दिया जाता था। अब क्या किया जाता था? देखो, इसमें तो हड़प्पा सभ्यता में तो सीधा शव गाड़ दिया, शव को भूमि के भीतर गाड़ दिया और मिट्टी से वापस ढक दिया। लेकिन मिस्र की सभ्यता में खड्डा खोदा जाता था, खड्डे को ईंटों से निर्मित किया जाता था, यानी चुनाई किसकी होती थी? ईंटों की होती थी। फिर शव को ताबूत में, यानी किसी बक्से में बंद रखा जाता था और शव मसालों से लेप लगाकर युक्त किया जाता था। फिर ईंटों की चुनाई वगैरह कर दी जाती थी। अब उसके बाद भी ये जो पूरी एक तरह से खड्डा खोद कर शव को गाड़ तो दिया, इसको ऐसे नहीं छोड़ा जाता था। इसके बाद त्रिभुज के आकार का पिरामिड बनाया जाता था। ये देखिए, त्रिभुज के आकार का पिरामिड बनाया जाता था और वो भी ईंटों का होता था। और ईंटें ऐसी लगाते थे कि सुई की नोक जो होती है वो भी इस पिरामिड के भीतर प्रवेश नहीं कर सके। ईंटें इतनी पास पास में लगाते थे कि सुई की नोक भी पिरामिड के भीतर प्रवेश नहीं कर सके। तो अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र देश है, वहाँ पर कई सारे ऐसे पिरामिड बने हुए हैं। ये जो पिरामिड होते थे, बड़े पिरामिड, वो जैसे राजा है, राज परिवार के अन्य सदस्यों के लिए पिरामिडों का निर्माण किया जाता था। अन्य कोई खास व्यक्ति होता था उसके लिए तो सिंपल सा ऐसा खड्डा खोदते थे, ईंटों की चुनाई करते थे और शव को लेप युक्त करके भूमि के भीतर गाड़ दिया जाता था। लेकिन राजा और राज परिवार से संबंधित जितने भी लोग होते थे उनके लिए पिरामिडों का ही निर्माण किया जाता था। अगला देखिए, मृदभांड, आभूषण और मनकों का मिलना। मृदभांड, आभूषण तथा मनकों का मिलना। अब देखिए, मृदभांड और आभूषण कहाँ मिले हैं पुरातत्वविदों को? मृदभांड और आभूषण मिस्र की सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। मृदभांड और आभूषण मिस्र की सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। मृदभांड जो मिस्र की सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, ये मृदभांड सोने चांदी के बने हुए थे। कोई कीमती जो द्रव्य पदार्थ होता है उसके मृदभांड बने हुए थे। आभूषण सोने चांदी के बने हुए थे जो मिस्र की सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अब मनके कहाँ मिले हैं? मनके हड़प्पा सभ्यता से मनके प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग मनकों से बने हुए आभूषणों का ही उपयोग किया करते थे। तो ये मनके थोड़े सस्ते होते थे, जबकि मिस्र की सभ्यता में जो मृदभांड और आभूषण मिले हैं ये थोड़े महंगे हुआ करते थे। अगला है हड़प्पा व मिस्र का वस्तुएं दफनाने में विश्वास। क्या है? हड़प्पा व मिस्र का वस्तुएं दफनाने में विश्वास।
हड़प्पा के लोग वस्तुएं दफनाने में कितना विश्वास करते थे और मिस्र की सभ्यता के लोग वस्तुएं दफनाने में कितना विश्वास करते थे। देखिए, हड़प्पा के लोगों को अगर किसी शव को खड्डा खोदकर गाड़ना है तो इन लोगों का मानना था कि कोई चीज़ उस शव के साथ नहीं रखनी चाहिए। हड़प्पा के लोग अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात, उनका मानना यही था खाली शव ही भूमि के भीतर रहे, अन्य चीज़ें शव के साथ भूमि के भीतर नहीं रहे, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि शव तो जल कर वो पूरा मिट्टी के साथ ही खाक हो जाएगा, कंकाल रह जाएगा, तो कंकाल इन कीमती चीज़ों का करेगा क्या। किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात अगर किसी व्यक्ति की चीज़ें बच जाती है तो उसके जो परिवारजन हैं उन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। तो हड़प्पा के लोगों का मानना था कि शव के साथ कोई अन्य चीज़ें नहीं दफनानी चाहिए, ये दफनाने में विश्वास नहीं करते थे, शव के साथ अन्य वस्तुओं को दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। जबकि मिस्र की सभ्यता के लोग शव के साथ अन्य जो वस्तुएं होती थी उसको दफनाने में विश्वास करते थे। इन लोगों का मानना था कि शव के साथ सोना, चांदी, आभूषण, कीमती कीमती बर्तन हैं या नौकर को भी साथ में गाड़ दो। उनका मानना था ताकि जो ताबूत के भीतर शव है उसकी आत्मा उठेगी और जो उस शव के साथ में उस बक्से में जो भी चीज़ें बंद हैं उन सारी चीज़ों का उपयोग करेगी, यानी मरने के बाद में भी उसकी आत्मा बर्तन, सोना, चांदी, नौकर साथ में इन सब चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। तो मिस्र की सभ्यता के लोग शव के साथ अन्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास करते थे और हड़प्पा के लोग अन्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। अब देखिए, विलासिता की वस्तुओं की खोज। विलासिता की वस्तुओं की खोज किसने की है? पुरातत्वविदों ने ही विलासिता की वस्तुओं की खोज की है। अब ये विलासिता की वस्तुएं क्या होती है? जो कीमती चीज़ें होती है, आरामदायक चीज़ें होती है, जिनसे मन को प्रसन्नता मिलती है। दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। देखिए, एक तो होती है रोज़मर्रा की चीज़ें, एक होती है रोज़मर्रा की चीज़ें और एक होती है कीमती यानी विलासिता की चीज़ें। कीमती चीज़ें हैं और विलासिता की वस्तुएं होती है। रोज़मर्रा की वस्तुओं में क्या चीज़ें शामिल होती है? बर्तन है रोज़मर्रा की वस्तुओं में, झावा होता है रोज़मर्रा की वस्तुओं में, सुई होती है। ये देखिए, बर्तन रोज़मर्रा की वस्तुओं में है, झावा रोज़मर्रा की वस्तुओं में है, सुई रोज़मर्रा की वस्तुओं में शामिल होते हैं। ये चीज़ें तो रोज़ काम में लेते हैं, तो इन्हें कहते हैं रोज़मर्रा की वस्तुएं। और विलासिता यानी कीमती वस्तुएं क्या होती हैं? सोना, चांदी, आभूषण, कीमती कीमती बर्तन है या तकली या तकवा। ये देखो, कीमती चीज़ें क्या है? सोना है, चांदी है, तकली है, तकुआ है, तकली और तकुआ। तकली तकुआ क्या करते हैं? इससे सूत का धागा काटा जाता है और कपड़ा बनाया जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी महंगी आया करती थी। तो महंगी चीज़ें, कीमती चीज़ें कहाँ मिली है भारत देश में? कीमती चीज़ें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता से प्राप्त हुई है। और पुरातत्वविदों को ये रोज़मर्रा की वस्तुएं कहाँ मिली है? हमारे राजस्थान राज्य में कालीबंगा नामक स्थान है। कालीबंगा नामक स्थान से ही ये रोज़मर्रा की वस्तुएं प्राप्त हुई है। और कीमती चीज़ें कहाँ मिली है? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की सभ्यता से ही इन कीमती चीज़ों की खोज की गई है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इनकी सभ्यताओं से ही ये कीमती चीज़ें प्राप्त हुई है। अभी मैंने बताया दो प्रकार की वस्तुएं हुआ करती थी, रोज़मर्रा की वस्तुएं और कीमती वस्तुएं। रोज़मर्रा की वस्तुओं में बर्तन, झावा, सुई वगैरह है और ये कहाँ मिली है? कालीबंगा की सभ्यता से प्राप्त हुई है। कीमती चीज़ों में सोना, चांदी, तकली, तकुआ, ये कहाँ मिली है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता से प्राप्त हुई है। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये जो केंद्र थे, ये नगरीय केंद्र थे, बड़े बड़े शहरी केंद्र थे। और कालीबंगा सभ्यता ये छोटी बस्ती थी जो हमारे राजस्थान में हनुमानगढ़ जो जिला है वहीं पर ये कालीबंगा सभ्यता स्थित है। ये छोटी बस्ती हुआ करती थी। छोटी बस्तियों में ये सामान्य जो चीज़ें होती है प्रतिदिन जिन्हें हम काम में लेते हैं, ये चीज़ें आसानी से मिल जाया करती थी। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो व्यापारिक केंद्र थे, बड़े बड़े नगर थे। इन बड़े बड़े नगरों में ही कीमती और विलासिता की वस्तुएं प्राप्त हुई है।
अगला देखिए, फायोन्स से तात्पर्य। फायोन्स क्या है? देखो, हमारा पश्चिमी राजस्थान जो रेतीला टीला है, थार का रेगिस्तान कहलाता है। बालू, रेत के टीले पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीले भी पाए जाते हैं। इन रेत के टीलों को, इनकी जो ये मिट्टी है, ये थोड़ी एक तरह से देखा जाए तो टीले उदरवा आकार में हैं, बड़े बड़े हैं, तो थोड़े डले बंधे हुए होते हैं। इनकी मिट्टी को घिसकर महीन किया जाता है। बारीक बारीक मिट्टी कर दी। अब इस मिट्टी के अंदर रंग मिलाया जाता है। रंग डाल दिया। अब एक चिपचिपा पदार्थ मिलाया जाता है। चिपचिपा पदार्थ मिला दिया जाता है। फिर इस मिश्रण को, घोल को तैयार किया जाता है। देखो क्या लेते हैं? रेत, बालू वाली रेत। फिर उस रेत में रंग डालते हैं। रंग के साथ में चिपचिपा पदार्थ डालते हैं। फिर इस मिश्रण को तैयार करते हैं। इस मिश्रण को पकाते हैं। पकाने के बाद जो ये मिश्रण तैयार होता है, इसी मिश्रण को ही फायोन्स कहा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, फायोन्स से बने जो लघु पात्र है उनका उपयोग क्यों करते हैं? ये जो रेत, रंग और चिपचिपा पदार्थ मिलाकर फायोन्स, उसे ही कहते हैं। रेत, रंग और चिपचिपे पदार्थ को जब गर्म आग पर तपाकर उसको तैयार कर दिया जाता है तो उससे कई प्रकार के सुंदर सुंदर पात्रों का निर्माण किया जाता है। सपोज समझ लो, जग बना दिया। क्या बना दिया? जग। ये हैंडल है पकड़ने का, ये जग बना दिया। ये फायोन्स के इस चिपचिपे पदार्थ से ही बनाया गया है। अब इस लघु पात्र का उपयोग किस काम के लिए किया गया है? इसमें सुगंधित और द्रव्य पदार्थ डालने के लिए ही इन लघु लघु पात्रों का उपयोग किया गया है। सुगंधित और द्रव्य पदार्थ, द्रव्य यानी लिक्विड, लिक्विड जो चीज़ें होती थी वो इन लघु पात्रों में डालते थे और वो चीज़ें सुगंधित भी होती थी, जैसे शरबत। ऐसी ही चीज़ें इन लघु पात्रों में डालने के लिए इन लघु पात्रों का उपयोग किया गया है। अब आगे देखिए, संचय शब्द से क्या तात्पर्य है? संचय शब्द से क्या तात्पर्य? संचय का मतलब क्या होता है? बचा कर रखना, इकट्ठा करना, संभाल कर रखना, उसे ही संचय कहते हैं। हम किसी चीज का संचय क्यों करते हैं? सपोज धन का संचय, हमने किसका संचय किया? धन का। मैंने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, मैंने धन का संचय किया। तो हड़प्पा के लोग और मिस्र की सभ्यता के लोग जब धन का संचय करते थे तो उस धन को बचा के रखते थे। बचा कर रखना मतलब संचय करना। कई बार होता था जिस व्यक्ति ने धन का संचय किया है उसने उस धन का उपयोग किया ही नहीं है। धन तो बहुत सारा इकट्ठा हो गया, अब वो धन का करेगा क्या? तो पुरातन लोगों के पास में बैंक बैलेंस नहीं हुआ करते थे। वे क्या करते थे? बड़े बड़े जो घड़े होते थे, देखिए बड़े बड़े जो घड़े होते थे ना, उन बड़े बड़े घड़ों में वो सिक्के यानी धन जो होते थे वो खूब सारा सोना चांदी आभूषण वगैरह उस बड़े बड़े घड़ों में भर दिया करते थे। अब उन्हें डर भी लगता था ये जो घड़े हैं कोई चोर चुरा नहीं ले, तो वे क्या करते थे? इन बड़े बड़े घड़ों को भूमि के भीतर गाड़ देते थे और अपने परिजन को पहले ही बता दिया करते थे कि यहाँ पर ये धन गड़ा है, जब जरूरत हो तब निकाल लेना। सपोज जिस व्यक्ति ने धन का संचय किया है उसकी मृत्यु हो गई तो उसके जो परिजन हैं, उसके जो उत्तराधिकारी हैं, उसकी पत्नियां, उसके जो पुत्र हैं, वो इस धन का उपयोग करते थे। भूमि के भीतर से गाड़ वो खड्डा खोद कर उस धन को निकाल लिया करते थे। कभी कभार होता था कि मुखिया अपने परिजन को बता के ही नहीं जाता कि मैंने कहाँ धन छुपाया है। धन का संचय तो उसने किया था लेकिन धन कहाँ छुपाया है तो अपने परिजन को बताता ही नहीं था। ऐसे ही हमारे वर्तमान में पुरातत्वविदों ने कई जगहों पर खोज की है, तो उन खोजों में जरूरी नहीं है कि धन ही मिला। उन खोजों में कई खड्डे खोद खोद कर जो ये पुरातत्वविद खोज करते हैं तो कई प्रकार की चीज़ें प्राप्त हुई है। उन चीज़ों से पता चलता है, कंघी प्राप्त हुई है, बर्तन, कई प्रकार के मनकों वाले आभूषण मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि पुरातन लोग यानी हड़प्पा और मिस्र के लोग धन हो या अन्य बर्तन हो, आभूषण हो, उन चीज़ों का संचय किया करते थे। वर्तमान में हम आज कैसे संचय करते हैं? धन का संचय करते हैं तो हमारा धन कहाँ होता है? बैंक में। यानी वर्तमान में बैंक बैलेंस पद्धति सुचारू रूप से लागू है। उस समय नहीं हुआ करती थी तो ये घड़े के भीतर डालकर भूमि के अंदर छुपा दिया करते थे ताकि किसी को पता नहीं चले। फिर उस धन का उपयोग उनके परिजन किया करते थे। धन्यवाद।